गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज और +1 फिजिक्स क्लास और इसमें आज हम लोग एक नया टॉपिक लेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। बेसिकली जो मोशन इज ऑफ 3 टाइप्स। मोशन के टाइप्स होते हैं 3 टाइप्स को मोशन में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। और 1 डायमेंशनल मोशन, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। यदि मोशन हमारा स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो, सीधी लाइन में, तो इसको हम लेते हैं 1 डायमेंशन में, है ना। जैसे मान लो यहाँ से हम लोग ने कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, ये चौक यदि यहाँ से हम ड्रॉप करें तो ये कैसी जाएगी, स्ट्रेट लाइन में जाएगी या टेढ़ी मेढ़ी जाएगी। तो ऑफ कोर्स इसका मोशन कैसा हो जाएगा, मोशन इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन का मतलब ये नहीं कि आप ग्राउंड में ही चलना हमको सीधे सीधे, चाहे ग्राउंड में चलिए या फिर स्पेस में, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए किसी भी तरह से हो, चाहे ऐसे हो, चाहे टेढ़ी लाइन हो या कैसी भी लाइन हो। यदि स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है तो वो कहलाता है 1 डायमेंशन। और मोशन यदि किसी प्लेन में हो रहा हो, देखो जैसे प्लेन है आपका, मान लो किसी प्लेन में ऐसे हो रहा है सर्कुलर मोशन, तो ये क्या कहलाएगा, 2 डायमेंशनल मोशन। या आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ऐसे, ठीक है ना। और 3 डायमेंशन में आपका जैसे कोई पतंग उड़ रही है आपकी, है ना, कोई बर्ड इज फ्लाइंग इन स्पेस, वो जिसके लिए हमें तीनों डायमेंशंस एक्स, वाई एंड जेड, जहाँ पर तीनों का रिक्वायरमेंट होगा, वो कहलाएगा हमारा मोशन इन 3 डायमेंशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ये 2 डायमेंशन में, इसका एक टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रोजेक्टाइल क्या होता है, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। यदि मान लो हमारा ऐसे कोई स्पेस है, ग्राउंड लेवल है, यहाँ पर हमारा सरफेस लेवल है, और मान लो ग्राउंड के किसी पॉइंट से हमने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, तो ये कुछ ऐसे जाएगी। ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो इस तरह से कोई पाथ लेगी। या कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, किसी मान लो कोई बिल्डिंग है, यहाँ पर ऐसी बिल्डिंग है या कोई टावर है, और यहाँ से हमने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका, ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंक दिया, या फिर हो सकता है कि हम लोगों ने ऐसे लॉन्च किया उसको ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर। या तीसरी वैरायटी में इस तरह से कोई इंक्लाइंड प्लेन है, कोई इंक्लाइंड प्लेन समझते हो ना। जैसे मान लो ऐसे कोई प्लेन है आपका, ये प्लेन है ना, प्लेन इस टाइप से प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल की बजाय अब कैसा प्लेन है, ये ऐसे इंक्लाइंड प्लेन, टेढ़ा टेढ़ा, ठीक है ना। और इसमें मतलब ये आपका ग्राउंड है, सरफेस लेवल है, और इस पर कोई प्लेन इंक्लाइंड है, और इसमें हम लोगों ने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका, नीचे से ऊपर फेंका या ऊपर के किसी पॉइंट से नीचे की ओर फेंका, है ना। तो ये सभी क्या है हमारे, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इनमें से कोई भी जो एग्जाम्पल है आप उसको ले सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के अंडर में। लेकिन पहली चीज तो देखिए, यदि हम इस ऑब्जेक्ट को फेंक, पहली बात प्रोजेक्टाइल क्या है। जैसे आपका यदि मान लो हमने एक चौक का टुकड़ा लिया और इसको हमने इस तरह से फेंका, लॉन्च किया ऐसे,
ये है ना। तो ये जो ऑब्जेक्ट को हम लॉन्च कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जो फेंका जा रहा है वो हमारे अंडर कंसीडरेशन में कब आएगा, यानी वो प्रोजेक्टाइल मोशन में इसको हम लोग कब डील करेंगे। इसके लिए यदि हम लोग देखें भाई, यदि किसी ऑब्जेक्ट को आप फेंक रहे हो, जैसे बॉल को आपने थ्रो किया एयर में, या किसी फुटबॉल को आपने किक किया पैर से, या फिर किसी बुलेट को फायर किया गन से, इन सभी एग्जाम्पल में जिस समय आप ऑब्जेक्ट को लॉन्च कर रहे हो तब तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। जब तक एनर्जी उसमें, यदि यहाँ से हमें फेंकना है किसी चीज को, तो ऑफ कोर्स हमें क्या देनी होगी, उसको एनर्जी किसी एक्सटर्नल सोर्स के साथ। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है इसमें कि जिस समय इसको लॉन्च किया गया तब तो एनर्जी देंगे, लेकिन एक बार इसको लॉन्च कर दिया गया, जब ये अपने रास्ते पर होगा पूरी फ्लाइट में, तो फिर ये किसी एक्सटर्नल सोर्स से या इंटरनल सोर्स से इसको एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं मिलनी चाहिए। प्रोजेक्टाइल को यहाँ इस चैप्टर में हम लोग ऐसे प्रोजेक्टाइल डील कर रहे हैं, जिस समय इसको लॉन्च किया गया तब तो ऑफ कोर्स एनर्जी देनी पड़ेगी, बट ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, ड्यूरिंग द फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, इट कैन नॉट टेक एनर्जी फ्रॉम एनी इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स, समझे। या फिर अदर वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल है हमारा, इट इज मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन। यदि कोई ऑब्जेक्ट एयर में इस तरह मूव कर रहा है, एनी ऑब्जेक्ट मूव्स इन एयर सच दैट इट इज मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन। जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे एयर में मूव कर रहा है तो ग्रेविटी, यानी जो ग्रेविटी लगेगी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसमें जी कहाँ लगेगा, नीचे की ओर। जी हमेशा, ये 9th क्लास में पढ़े होगे ना आप, जी क्या है, जी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जी की वैल्यू होती है 9.8 या अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट एयर में मूव कर रहा है केवल ग्रेविटी के अंडर में, यदि केवल ग्रेविटी के अंडर में मूव कर रहा है, उस केस में हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा कैसा है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है ना। और इसमें कुछ टर्म्स यूज होते हैं। जिस पॉइंट से प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है, दिस पॉइंट इज नोन एज, ये कहलाता है आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है ना। यहाँ किसी भी स्टेज पर जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन कैसे बताएंगे, टेंजेंट के अलोंग। वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे देते हैं, टेंजेंट के अलोंग। तो जितनी वेलोसिटी, शुरुआत में जितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया गया है,
इसको ये कहलाता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है ना। जितने एंगल से फेंका गया, मान लो थीटा है ये, तो थीटा कहलाएगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो क्या समझे आप? प्रोजेक्टाइल कौन है? जो ऑब्जेक्ट को एयर में लॉन्च किया जा रहा है, वो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहलाता है प्रोजेक्टाइल। और ये जिस पाथ को प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है, इसका जो पाथ है प्रोजेक्टाइल का, इसको बोलते हैं ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मोशन, हम लोग ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं जिसमें कोई ऑब्जेक्ट एयर में इस तरह मूव कर रहा है, सच दैट इट मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन। केवल ग्रेविटी के अंडर में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। उन्हीं एग्जाम्पल्स को यहाँ पर हम लोग ट्रीट करेंगे। वही हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है। जैसे किसी बॉल को फेंक दिया गया, फुटबॉल को किक किया गया, पिस्टल से एक बुलेट फायर की गई है ना, इसके अलावा या फिर कोई जेवलिन थ्रो कर रहे हैं, भाला फेंक रहे हैं, ये सभी हमारे प्रोजेक्टाइल के एग्जाम्पल हैं। और ये एयर में केवल ग्रेविटी के अंडर में ही इनका मूवमेंट होता है। जैसे मान लो एक कोई चिड़िया है, बर्ड है कोई, और ये यहाँ से इसने फ्लाई किया और यहाँ पर आकर के बैठ गई है ना। एक बर्ड है, ये यहाँ से एयर में उड़ी टेबल के एक एंड से और दूसरे एंड पर आकर के बैठ गई, तो ये हमारा प्रोजेक्टाइल नहीं है। दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्यों? क्योंकि ये केवल ग्रेविटी के अंडर में मूव नहीं कर रही है, ये अपनी इंटरनल एनर्जी का भी यूज कर रही है। हम ये नहीं कह सकते कि केवल ये ग्रेविटी के अंडर में मूव कर रही है, ये अपनी अंदर की एनर्जी की वजह से एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट होने की कैपेसिटी रखती है। इसलिए हम इनकी स्टडी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम ऐसे ऑब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं जो एयर में मूव कर रहे हैं केवल ग्रेविटी के अंडर में। समझे? तो जिस ऑब्जेक्ट को फेंका गया वो ऑब्जेक्ट आपका प्रोजेक्टाइल है। जिस पॉइंट से फेंका जाता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जितनी इनिशियल वेलोसिटी उसको दी गई वो उसकी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है। जितने ग्राउंड से जितना एंगल बनाया गया वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है ना। और ऑफ कोर्स थीटा बराबर 0 नहीं होना चाहिए और 180 भी नहीं होना चाहिए। एयर में मूवमेंट होना चाहिए इसका। ठीक है ना। इसके अलावा ये जो प्रोजेक्टाइल है आपका, ये U और ये थीटा, जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल आपका आगे बढ़ेगा तो ग्राउंड से इसकी हाइट बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जब ये ग्राउंड से मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस पर होगा और ये जो मैक्सिमम वर्टिकल हाइट है इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट अटेंड। मैक्सिमम हाइट अटेंड, इसका सिंबल होता है H। ठीक है ना। इसके अलावा
ये यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक जाने में, यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक जाने में जितना टाइम लगा, इसको बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंट। और मैक्सिमम हाइट से वापस ग्राउंड तक आने में जो टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक का टाइम, इसको बोलेंगे टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट। और अभी हम लोग आगे प्रूव कर देंगे कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट हमेशा इक्वल होते हैं। टाइम ऑफ, जितना प्रोजेक्टाइल को जितना टाइम लगेगा नीचे से ऊपर तक जाने में, उतना ही लगेगा ऊपर से नीचे जाने में। हालांकि ये तभी होगा यदि हम लोग एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दें। यहां पर हम मान के चल रहे हैं कि एयर कोई भी ड्रैग बॉडी पर इंपोज नहीं कर रही है ना, क्योंकि प्रैक्टिकली कुछ आपका ड्रैगिंग होगी ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, और इसके बारे में भी हम लोग करेंगे आगे डिस्कशन। जो भी हो, ये टाइम और प्लस ये टाइम, ये पूरा टाइम यहाँ से यहाँ तक का टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट कहलाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको बोलते हैं टाइम ऑफ, जितनी देर तक प्रोजेक्टाइल एयर में रहता है, दैट इज टाइम ऑफ एसेंट और प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, दिस इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर? इसके अलावा ये प्रोजेक्टाइल जितनी डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल में कवर कर रहा है, ये वाली डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर की जा रही है प्रोजेक्टाइल के द्वारा, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज या केवल रेंज आप बोल सकते हो, इसका सिंबल होता है आर। ठीक है ना? तो प्रोजेक्टाइल हमारा क्या होता है कि ऐसा ऑब्जेक्ट एयर में मूव करता हुआ ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि केवल ग्रेविटी के अंडर में मूव कर रहा है, दैट इज अवर प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है ना? और इसमें टर्म यूज होते हैं टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट क्या होती है, ये रेंज का क्या मतलब है, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, जितनी वेलोसिटी से फेंका वो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है ना, वगैरह वगैरह। अब इसमें देखिए क्या करना है हम लोगों को। बेसिकली ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, ये आपने पढ़ी होंगी 9th क्लास में। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस। इसमें इनके मीनिंग क्या है, u, v, s वगैरह के आपको पता होंगे। u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन a, ये डिस्प्लेसमेंट है s वगैरह वगैरह। ये वाली इक्वेशंस कब एलिजिबल हैं, हम लोग कब इनको अप्लाई कर सकते हैं? ये तभी अप्लाई हो सकती हैं, दीज आर अप्लाइड when acceleration is constant। पहली चीज, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और मोशन हो वन डायमेंशनल। ठीक है ना?
इन इक्वेशंस की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि इनका हम लोग ये तभी यूज कर सकते हैं जब एक्सीलरेशन हमारा कांस्टेंट होता है और मोशन कैसा होता है, वन डायमेंशनल या स्ट्रेट लाइन। जबकि आपका प्रोजेक्टाइल का मोशन कैसा है, टू डायमेंशनल। प्रोजेक्टाइल में मोशन कैसा हो रहा है, टू डायमेंशनल हो रहा है ना। तो इसका मतलब यदि हमें इनका हाउ दीज इक्वेशंस आर applied in projectile motion, इनको इन इक्वेशंस की लिमिटेशंस हैं। इसमें मोशन होना चाहिए 1D में और एक्सीलरेशन होना चाहिए कांस्टेंट। और यदि इन इक्वेशंस को अप्लाई करना है प्रोजेक्टाइल में, तो प्रोजेक्टाइल की स्टडी हमें दो पार्ट में लेनी पड़ेगी। हॉरिजॉन्टल के लिए अलग, हॉरिजॉन्टल के लिए अलग अप्लाई करेंगे और वर्टिकल के लिए अलग। वर्टिकल पूरे मोशन को हम लोग दो तरह की स्ट्रेट लाइन में ब्रेक कर लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल के लिए और दूसरा वर्टिकल के लिए, है ना। मान लो आपका सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जैसे ये हमारा प्रोजेक्टाइल है, ये एक्स एक्सिस हो गया ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हमारी यू है। तो इसके कंपोनेंट ब्रेक करेंगे हम लोग। तो u का कंपोनेंट इधर आएगा यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई बराबर यू साइन थीटा। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी जो होती है आपकी, मान लो किसी बॉडी पर मान लो फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, है ना। तो इसके यदि ये एंगल थीटा है आपका, तो इस फोर्स के ये वाला कंपोनेंट एफ एक्स, इसको क्या बोलते हैं, एफ कॉस थीटा, ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एफ। और ये वाला कंपोनेंट, ये एफ वाई बराबर एफ साइन थीटा, इसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एफ। यानी इसका मतलब ये है कि मान लो जैसे यहाँ पर एफ एक्स, ये एफ 10 है आपका और थीटा मान लो 30 डिग्री है सपोज दैट, तो इधर वाला कंपोनेंट कितना आएगा, 10 cos 30 यानी 5√3, और एफ वाई यहाँ पर कितना आएगा, 10 sin 30 यानी 5 न्यूटन। तो कंपोनेंट से फायदा ये होता है कि किसी, यदि हम देखें दो सिचुएशन, किसी बॉडी पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया 30 डिग्री पर, सिचुएशन 1, और सिचुएशन 2 में उसी बॉडी पर एक की बजाय दो फोर्स लगाए, एक ये वाला 5√3 न्यूटन और दूसरा ये वाला 5 न्यूटन, है ना। तो दोनों सिचुएशंस इक्विवेलेंट हैं। कंपोनेंट से हमें क्या फायदा है, इसका, इस फोर्स का सिंगल इफेक्ट, इसका अकेले का जो इफेक्ट है, दैट इज इक्विवेलेंट टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दीज टू फोर्सेस। चाहो तो ये दो फोर्स इकट्ठा लगाओ और चाहे तो इनका रिजल्टेंट ये वाला केवल एक लगाओ,
तो दोनों सिचुएशंस में आपका फोर्सेस का बॉडी पर इफेक्ट क्या होगा, एकदम सेम होगा। तो यहाँ पर इसी तरह यहाँ भी हम ऐसा ही कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को हॉरिजेंटल और वर्टिकल में अलग अलग स्टडी करनी है, इसलिए हमने क्या किया, u के कंपोनेंट कर लिए। ux ये आपका हॉरिजेंटल कंपोनेंट है u का, ये क्या है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ u। और ये वाला क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ u। और मान लो बॉडी पहुंच गई ये यहाँ पर, t टाइम में बॉडी पहुंच गई यहाँ पर p पॉइंट पर, तो अब इसकी वेलोसिटी कुछ और हो जाएगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ऐसे टेंजेंट के अलोंग। भाई जितनी वेलोसिटी यहाँ पर थी उतनी यहाँ थोड़ी होगी, यहाँ कुछ और वेलोसिटी हो गई इसकी। बॉडी जब नीचे से ऊपर जाएगी तो क्या होगा, वेलोसिटी घटेगी और ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगी। और इसका मान लो इसका कुछ ना कुछ एंगल होगा, जो भी हो अल्फा मान लो, तो इसका कंपोनेंट हो जाएगा Vx और इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Vy। और इसके कोऑर्डिनेट्स x y हैं, तो यानी ये डिस्टेंस हो जाएगी x और ये डिस्टेंस हो जाएगी y, ठीक है ना। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन को हमें क्या करना है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों में अलग अलग अप्लाई करना है, ठीक है ना। जैसे यदि हम बात करें हॉरिजेंटल मोशन की, हॉरिजेंटल मोशन की यदि हम लोग बात करें ओ से लेकर के P तक के लिए, फ्रॉम O टू P, तो हॉरिजेंटल में सारी चीजें हमें लेनी है, हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल ऐसे। जैसे इनिशियल वेलोसिटी, अब एक्चुअल वेलोसिटी क्या है u, लेकिन हॉरिजेंटल के अलोंग वेलोसिटी कितनी है ux, u cos थीटा। तो यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी ux। और इसी तरह से p पर फाइनल वेलोसिटी, हमें सारी चीजें कैसी लेनी है, हॉरिजेंटली। तो फाइनल वेलोसिटी p पर पहुंचने पर कितनी हो गई, जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो जाएगी vx, दैट इज जो भी वैल्यू है इसकी v cos अल्फा। अच्छा, यहां से यहां तक जाने में देखो, हॉरिजेंटली हम लोग चल रहे हैं x और वर्टिकली चल रहे हैं y। तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस, हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, x, ठीक है ना। अच्छा देखो, आपने बताया कि आपका जो प्रोजेक्टाइल है ये कैसे मूव कर रहा है, ग्रेविटी के अंडर में, और g हमेशा कहाँ लगता है, नीचे की ओर। g हमेशा कैसे लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका और डाउनवर्ड लगने का मतलब क्या हुआ, इसका हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं है। यदि इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट निकालो तो इसका एंगल ये कितना है, 90 है। तो gx बराबर कितना हो जाएगा, g cos 90 यानी 0। और ये पूरा का पूरा आपका y कंपोनेंट में चेंज हो जाएगा, gy कितना हो जाएगा, g sin 90 यानी g।
एक्सेलरेशन लग रहा है डाउनवर्ड पूरा वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन कितना होता है? 0। एक्सेलरेशन तो पूरा का पूरा किस में है? वर्टिकल में है। तो हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0। तो इस तरह से जब आप हॉरिजॉन्टल के लिए यूज करोगे तो Vx बराबर Ux प्लस AXT S इक्वल टू UXT प्लस हाफ AXT स्क्वायर और V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ये इसमें सारी चीज़ें कैसी लोगे आप? हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल। और इसी तरह से यदि आप लगाओगे O से P तक का वर्टिकल मोशन यदि हमें अप्लाई करना है तो सारी चीज़ें हम लेंगे वर्टिकल में, यानी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी uy, फाइनल vy। तो कैसे यूज करेंगे? vy इक्वल टू uy प्लस ayt s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। टाइम का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ब्रेकअप नहीं हो सकता। टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, तो टाइम आपको वही लेना है। टाइम को कभी भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ब्रेक नहीं करना है। तो इस तरह से ये थोड़ा सा बेसिक चीज़ें थी आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन की, और इसके कुछ और फॉर्मूले करेंगे हम लोग, इसको अपर लेवल तक पढ़ेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में।